शहबाज को। इधर ड्राफ्ट वाले ट्वीट पर शहबाज की किरकिरी हो रही है, उधर ट्रंप ने सीजफायर में चीन की भूमिका का भी जिक्र कर दिया। ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई। इस पर ट्रंप ने कहा कि पर्दे के पीछे ईरान को तैयार करने में चीन ने भूमिका निभाई होगी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इतने बड़े संघर्ष को पाकिस्तान अपने दम पर खत्म नहीं कर सकता, और ट्रंप ने चीन का जिक्र करके साफ कर दिया कि भले ही पाकिस्तान मैं करके क्रेडिट लेने के लिए लाइन में दौड़े, लेकिन पर्दे के पीछे सारा खेल चीन ने किया। चीन ने ईरान को समझाया कि भाई रुक जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको भी, क्योंकि ईरान भी तो मार खा ही रहा था ना भाई। आप उसके जज्बे की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा था, ईरान को भरपेट नुकसान हुआ है। तो चीन ने समझाया कि भाई तुम भी थोड़ा रुको, थांबा थोड़ा। और चूंकि चीन से ईरान का अच्छा खासा व्यापार होता है, जब ईरान पर इतने सैंक्शन लगे तब भी चीन उससे तेल खरीदता रहा, तो ईरान को चीन से की बात सुननी पड़ी, क्योंकि इस पूरे मामले में यह भी कहा जाता रहा है कि रशिया और चीन दोनों ईरान को मदद करते रहे पर्दे के पीछे से। लेकिन लाइन में कूद के आ गया शहबाज और मुनीर कि हमने युद्ध रुकवाया है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध से ट्रंप किसी भी तरह निकलना चाहते थे, और ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी के बाद ट्रंप बुरी तरह से बैकफुट पर थे। ईरान पर हमला नहीं करने का फैसला ट्रंप अगर खुद लेते तो उनकी और किरकिरी होती। इसलिए पहले शहबाज शरीफ को मैसेज भेजा कि डेडलाइन बढ़वाओ और सीजफायर की अपील करवाओ, और ट्रंप इसको मान लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो कांड कर दिया, उसने सब लीक कर दिया। तो इन्होंने भी कन्नी काट ली और बोल दिया कि हाँ भाई चीन ने कराया। और अब लोग एआई से वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि ट्रंप शहबाज को ड्राफ्ट देते दिख रहे हैं। देखिए कैसा वीडियो चल रहा है। बस इसको आगे चलाओ तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो लोग मजाक बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए मैसेज भेजा, मुनीर को गया, मुनीर ने शहबाज को भेजा, और फिर सर पे थपकी भी दे रहा कि करो ना जी पोस्ट इसको अपने अकाउंट से। यानी लोग तो सीजफायर में शहबाज के क्रेडिट लेने की तुलना जो है वो उस आदमी से भी कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पर रुक रही ट्रेन को हाथ से रोकने की एक्टिंग कर रहा है कि भाई देखो मैंने रुकवा दिया। देख रहे हैं इसको? लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ये मुनीर और शहबाज का यही हाल है, दरवाजा बंद हो रहा है उसको बंद कर दी कि मैंने बंद कर दिया, फिर धक्का देके जैसे ऐसे दिखा रहा है कि वही ट्रेन को भेज रहा है, वही ट्रेन को रोक रहा है। यही पाकिस्तान का हाल है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कराने में चीन की भूमिका की चर्चा बेवजह नहीं है। दावा किया जा रहा है कि चीन बहुत समय से पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक चीन के अधिकारी लगातार ईरान के अधिकारियों के संपर्क में थे। चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन की बात को ईरान अनसुना नहीं कर सकता था। चीन के अधिकारी मध्यस्थता कराने वाले देशों के साथ काम कर रहे थे। ईरान को अमेरिका के साथ सीजफायर के लिए चीन ने राजी किया था। और आपको याद होगा कि हमने आपको पाठशाला में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचानक कहे थे कि मैं चीन जाऊंगा, जिनपिंग बहुत अच्छे नेता हैं, वो दरअसल चीन को सेट कर रहे थे कि अगर या तो मैं हमला करूं तो चीन ना घुसे, या फिर चीन पर्दे के पीछे ये सब सेटिंग गेटिंग कराने में मदद करे। और चीन देखिए बैठ के मजे लेता रहा। उसने डोनाल्ड ट्रंप की छीछा लेदर होते हुए देखा, अमेरिका का नकाब उतरते देखा कि वो सुपर पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलते देखा कि अब अमेरिका जहां बैठा रहता था वहां से 4 कदम नीचे आके बैठेगा सबके साथ में। और जब सब हो गया तो चीन ने कहा कि भाई थोड़ा रुक जा, बहुत मार लिया इसको। युद्ध रुकने की खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है बॉस, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भारत भी इससे अछूता नहीं था। आज जैसे ही सीजफायर की खबर आई, तेल के दाम धड़ से गिर गए, दुनिया भर के मार्केट झूमने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $14.59 गिरकर सीधे $94 प्रति बैरल पर आ गया। इससे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $109 प्रति बैरल के पास चला गया था, और एक दिन में 13.35% दाम गिर गए। सीज फायर की खबर पर शेयर मार्केट तो नाच रहा है बॉस खुशी से। भारत में निवेशकों को एक दिन में करीब 15 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सेंसेक्स करीब 4% बढ़ गया। निफ्टी 50 भी 3.7% बढ़ा है। सोना और चांदी के दाम बढ़ गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,335 रुपए बढ़ गए। 1 किलो चांदी का दाम सीधा धड़ाक से 13,160 रुपए बढ़ गए। यानी भारत में फिर से जो है ना वो खुशी की लहर दौड़ गई है मार्केट में। ईरान अमेरिका के बीच हुए सीजफायर का भारत ने स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति आएगी। हमने पहले भी लगातार कहा कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तनाव कम करना, संवाद करना और कूटनीति जरूरी है।
इस संघर्ष से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना रोक टोक नेविगेशन और वैश्विक व्यापार जारी रहे। हालांकि सवाल उठ रहा है कि क्या यह सीजफायर बीच में तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते के लिए तो है, और इस 2 हफ्ते में भारत अपने सारे जहाज निकाल के भी ले आया तो मान के चलिए कि अपना स्टॉक फिर रिफिल हो जाएगा। उसके बाद फिर 40 दिन चले, 30 दिन चले, जो चले, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को फिर से 5th गियर में लगा लेगा। लेकिन मनाइए कि फिर से न टूटे सीज फायर और यह युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं है, दुनिया का फायदा इसी में है कि भाई अब यह युद्ध दोबारा शुरू ना हो। लेकिन एक युद्ध तो चुनाव के मैदान में चल रहा है, अब उसका चैप्टर, लेकिन उससे भी पहले एक और बड़ा जरूरी चैप्टर, दुनिया परमाणु युद्ध की बात करती रह गई। भारत ने परमाणु के साथ क्या कर दिया कि चीन अमेरिका के होश उड़ गए। 700 साल तक फ्री बिजली, पीएम मोदी का ऐसा धमाका, सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों हैरान रह गए, अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई और जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन यह ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। चीन और अमेरिका तक के होश उड़ गए, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया परमाणु कर रही है, उसी वक्त में भारत ने परमाणु के मामले में कुछ ऐसा कर दिया जो दुनिया में अब तक सिर्फ एक देश कर पाया है, और वो देश है रूस। यानी भारत ने जो कर दिया वो अमेरिका और चीन भी नहीं कर पाए। परमाणु के मामले में भारत ने ऐसा क्या कर दिया, न्यूक्लियर फील्ड में ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया दंग है। क्यों यह कहा जा रहा कि यह पीएम मोदी का ऐसा धमाका है जिससे 700 साल तक की फ्री बिजली मिल जाएगी? क्या दुनिया भर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों भारत के सनसनीखेज उपलब्धि से हैरान हैं, आज आपको बताऊंगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि परमाणु का नाम आते ही कई लोगों को समझने में टेक्निकल दिक्कत लगने लगती है। लेकिन चूंकि यह पाठशाला है और यहां हम आपको हर चीज सरलता से समझाते हैं, तो आज आपको बताऊंगा कि भारत ने क्या अचीव कर लिया है कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। भारत की इतनी बड़ी कामयाबी भारत को कैसे सुपर पावर बनाने की तरफ और आगे ले जाएगी, पहले उसका ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से बताता हूं। दुनिया में इस वक्त परमाणु की बड़ी चर्चा है। कहीं परमाणु बम तो नहीं गिर जाएगा, कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा, न्यूक्लियर बम कहां है, क्या है, नहीं है, परमाणु संवर्धन तो नहीं कर रहा ईरान। इस तरह की बहुत सारी हेडलाइंस, चर्चाएं आपने सुनी होंगी। अमेरिका ने ईरान पर अटैक का एक बहाना यह भी बनाया था कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करके एटम बम बनाने लगा। लेकिन जिस वक्त दुनिया परमाणु से बनने वाले बम की बातें कर रही, उसी वक्त भारत ने परमाणु से बनने वाली बिजली के मामले में क्या गजब काम कर दिया, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब आप कहेंगे ये क्या बला है बॉस? अरे बताऊंगा अभी सब कायदे से। तमिलनाडु के कलपक्कम रिएक्टर में यह कमाल हुआ है। यह रिएक्टर क्रिटिकलिटी स्टेज पर पहुंच गया है, जिसका मतलब क्या है वो आपको पहले समझना चाहिए। यह स्वदेशी 500 मेगावाट का रिएक्टर है, जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक ईंधन पैदा करने में सक्षम है। यानी भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है जिसे जितने फ्यूल की जरूरत होगी उससे ज्यादा फ्यूल वो बना सकता है। समझ रहे हैं बात को? कि मतलब आप जितना उसमें ईंधन डालेंगे उससे ज्यादा एनर्जी वो पैदा करेगा। 3rd स्टेज में पहुंचने के बाद इस फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से भारत को करीब 500 से 700 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने फास्ट ब्रीडर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। तमिलनाडु के कलपक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत ने जो सफलता हासिल की है, एटॉमिक साइंस की भाषा में इसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। यह कितनी बड़ी कामयाबी है इसे आप ऐसे समझिए कि एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी को हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सालों तक नतीजा नहीं निकला तो थक कर हार कर बैठ गए। कई देशों ने प्रोजेक्ट बंद कर दिए, और वो कौन कौन से देश थे इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा।
लेकिन फिलहाल देखिए कि भारत ने इसे हासिल करने की ऐसी जिद पकड़ ली थी कि भारत न थका न हारा और 40 साल की अथक मेहनत के बाद क्रिटिकलिटी हासिल करके दम लिया। परमाणु विज्ञान की इस बहुत बड़ी सफलता को आसान शब्दों में समझिए कि क्रिटिकलिटी होती क्या और इससे क्या होगा। देखिए, एटॉमिक एनर्जी जो होती है, परमाणु ऊर्जा, उसमें क्रिटिकलिटी के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल जिसे सब क्रिटिकल कहते हैं, इसमें चेन रिएक्शन खुद से नहीं चल पाता, इसे चलाना पड़ता है। यानी आपने उसमें जो है मान लीजिए यूरेनियम डाला और जो चेन रिएक्शन होता है, मतलब एक के बाद एक चीजें उसमें होती चली जाती हैं, वो बार बार आपको फ्यूल डालने की उसके लिए जरूरत पड़ती है। इसको स्टेज 1 कहते हैं, सब क्रिटिकल। यहां आप इसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम से चलते हैं। यूरेनियम फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे तोड़कर बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम लगातार टूटते रहते हैं और इसी को चेन रिएक्शन करते हैं, मतलब आया टूटा आया टूटा आया टूटा चलता रहता है, इसी से बिजली बनती है। तो ये सब क्रिटिकल लेवल तो हमने पहले ही अचीव कर लिया। दूसरा लेवल है क्रिटिकल लेवल, जो अब हमने अचीव किया है। इस लेवल में चेन रिएक्शन खुद से होता रहता है और स्थिर होता है, यानी इसमें बार बार फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस लेवल पर रिएक्टर खुद ही फ्यूल बनाने लगता है। इसी लेवल को हमने अब अचीव करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके लिए 40 साल भारत ने मेहनत की। और तीसरा लेवल वो होता है सुपर क्रिटिकल, यानी चेन रिएक्शन बहुत तेजी से चलने लगता है। अगर काबू नहीं किया गया तो ये कंट्रोल से बाहर होकर बहुत भयानक भी हो सकता है। भारत ने एटॉमिक एनर्जी में दूसरा लेवल यानी क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर लिया है। इससे होगा यह कि अब भारत के स्वदेशी PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में चेन रिएक्शन खुद से चलता रहेगा। इससे निकलने वाली एनर्जी भी स्थिर बनी रहेगी। यह वैसे है जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया, या ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, या मान लीजिए आपने जो है FD कर दी, कि आपका पैसा तो सुरक्षित है ही, उससे आपको और जो है वो मुनाफा भी होता रहेगा और एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। वैसे ही आप इसमें एनर्जी के लिए आपने फ्यूल डाला, बाकी फ्यूल फिर बनता रहेगा और इसमें अपना काम चलता रहेगा। यह कैसे होगा अभी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि चेन रिएक्शन के लिए रिएक्टर में बार बार यूरेनियम नहीं डालना पड़ेगा। एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी हासिल करने के बाद ही किसी परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है और इसी के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है इस मामले में? बिजली बनाने के लिए जिस तरह का रिएक्टर भारत बना रहा है, उसमें यूरेनियम पर निर्भरता अब कम हो जाएगी, क्योंकि अभी भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के लिए दूसरे देशों से पहले यूरेनियम लाना पड़ता है। देखिए, यूरेनियम क्या है जो आप सुन रहे थे ना कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। यूरेनियम एक सिल्वर व्हाइट कलर का भारी धातु होता है, मेटल, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए होता है। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है। कई लोग हथियार बनाते हैं, लेकिन भारत बिजली बना रहा है। भारत के पास यूरेनियम सीमित मात्रा में, ग्लोबल आउटपुट का 2% से भी कम हिस्सा भारत के पास है। भारत अपने यूरेनियम की आवश्यकता का 70% आज की डेट में इंपोर्ट करता है। अब आप सोचिए, जब हम क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर रहे हैं, जहां कम यूरेनियम डालेंगे और वो अपने आप बनता चला जाएगा ईंधन वहां पर, तो भारत को कितना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूरेनियम के लिए भारत अभी कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर काफी हद तक निर्भर है, जहां से यूरेनियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर ऐसे रिएक्टर भारत में बनने लगेंगे जिसमें यूरेनियम की जरूरत ही कम हो जाएगी और बिजली का कई गुना ज्यादा उत्पादन होने लगेगा, तो भारत के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है बॉस, आप सोचिए। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी ने देश की कामयाबी के बारे में खुद बताया। उन्होंने कहा कि कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यह एडवांस रिएक्टर, जो अपनी खपत से ज्यादा ईंधन पैदा करने में सक्षम है, हमारी वैज्ञानिक क्षमता की गहराई और हमारी इंजीनियरिंग दक्षता की मजबूती दिखाता है। यह कार्यक्रम के तीसरे चरण में हमारे विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को बधाई। यानी भारत के वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने वो हासिल किया है जो रूस के अलावा कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। और इसलिए इन वैज्ञानिकों को, इन इंजीनियर्स को सैल्यूट करना चाहिए बॉस। इन्होंने भारत को इलीट क्लब में ला दिया है। यह उपलब्धि दुनिया में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए
कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी भारत की तारीफ की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस उपलब्धि पर बधाई। यह रिएक्टर दूसरे रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम परमाणु ईंधन का उपयोग करेगा और एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है उसकी निर्भरता सिर्फ यूरेनियम पर नहीं है। भारत के इस नए रिएक्टर में यूरेनियम के साथ साथ एक ऐसा मेटल इस्तेमाल होगा जो भारत में भर भर के मौजूद है। तो हमारी डबल लॉटरी है बॉस। एक तो हमको यूरेनियम बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, दूसरा इसमें अब और चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास ऑलरेडी भर भर के है, यानी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यूरेनियम अभी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, लेकिन जो मेटल अब इसमें इस्तेमाल होगा यूरेनियम के साथ वो ऑलरेडी भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने की इस नई तकनीक में भारत अब यूरेनियम के साथ थोरियम का इस्तेमाल करेगा जो भारत में भर भर के है। थोरियम भी यूरेनियम की तरह एक भारी मेटल होता है, लेकिन यह न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की तुलना में बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। मतलब आप यह मान के चलिए कि यूरेनियम एक ऐसा मान लीजिए व्यक्ति है जो खूब वाचाल है, खूब वोकल है, खूब बोलता है, काम करता है वगैरह वगैरह। थोरियम जो है वो भी बहुत कमाल की चीज है, कमाल का व्यक्ति है, लेकिन बोलता कम है, एक्टिव थोड़ा कम है, उसको धक्का मारना पड़ता है। और वो धक्का मारता कौन है? यूरेनियम। तो यूरेनियम की तरह थोरियम खुद से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाता है, इसे नॉन फिसाइल होना कहते हैं। लेकिन अगर यूरेनियम का साथ मिल जाए, थोरियम को रिएक्ट करा दिया जाए, तो थोरियम भी यूरेनियम की तरह काम करता है। यानी थोरियम और यूरेनियम की अगर दोस्ती करा दें तो यूरेनियम थोरियम का हाथ पकड़ के कहता है कि चल ना भाई, दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत की इस खोज में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत में थोरियम भर भर के, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तटों की रेत में थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम के रिजर्व का 25% हिस्सा उपलब्ध है। थोरियम से बिजली बनाने के इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस सपने को पूरा कर दिया जो उन्होंने करीब 70 साल पहले 1950 के दशक में देखा था। भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में सबसे पहले PFBR की थ्योरी दी थी। नवंबर 1954 में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समिट बुलाई गई जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस समिट में डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पहली बार 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी पेश की थी। डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम था और थोरियम बहुत ज्यादा था। उस समय सोचिए बॉस, डॉक्टर भाभा ने थोरियम से चलने वाले रिएक्टर बनाने का सपना देख लिया था।